मेरे प्यारे देशवासियों, पूरा विश्व इस समय संकट के बहुत बड़े गंभीर दौर से गुजर रहा है। हिंदुस्तान को बचाने के लिए, हिंदुस्तान के हर नागरिक को बचाने के लिए, आपको बचाने के लिए, आपके परिवार को बचाने के लिए आज रात 12 बजे से घरों से बाहर निकलने पर पूरी तरह पाबंदी लगाई जा रही है। नमस्कार, मैं अतुल भातखळकर। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 24 मार्च से 65 दिन का स्ट्रिक्ट लॉकडाउन इस देश में इंप्लीमेंट किया। तो ये निर्णय सही था या गलत था? चलो आओ बात करते हैं। कोविड-19 इस शतक में आई हुई सबसे बड़ी वैश्विक महामारी है और इस वैश्विक महामारी के खिलाफ दुनिया के सभी देश अपने अपने ढंग से लड़ने का प्रयास कर रहे हैं और इसमें भारत भी स्वाभाविक अग्रेसर रूप में ये लड़ाई कर रहा है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमने सभी ने इस वैश्विक महामारी के खिलाफ लड़ने को प्रारंभ किया। चाइना तो यह बात छुपाता रहा कि उनके यहाँ किसी जानलेवा वायरस का जन्म हुआ है, लेकिन WHO ने 10 देशों में हड़कंप फैला रहे चीन निर्मित इस वायरस के बारे में भारत को 17 जनवरी को ही सूचित किया था। जिस निर्देशकों को गंभीरता से लेकर सिर्फ 24 घंटे के अंदर देश के सभी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर इन 10 देशों से आ रहे यात्रियों के तापमान और ऑक्सीजन लेवल चेक करना शुरू किया गया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री श्री हर्षवर्धन जी के नेतृत्व में एक विशेष मंत्रिगण तथा कोविड टास्क फोर्स की स्थापना की गई। इस टास्क फोर्स के द्वारा कोरोना के विरुद्ध लड़ने के लिए कई निर्णय अत्यंत जल्द गति से लिए गए और साथ साथ उन निर्णयों पर संपूर्ण अमल भी किया गया। कोरोना के इस संकट काल में देश के सारे राजनीतिक दलों ने सरकार के साथ खड़ा रहना बेहद जरूरी था। वयम पंचाधिकम शतम, इस तरह की भूमिका लेने की प्राथमिकता होनी चाहिए थी, लेकिन उसके बजाय कांग्रेस सहित सभी भारतीय जनता पार्टी के वैचारिक विरोधकों ने गलत सवाल उठाकर लोगों को गुमराह करने का प्रयास किया। जैसे मोदी जी ने 24 मार्च को एक स्ट्रिक्ट लॉकडाउन लगाया तो उन्होंने कहा लॉकडाउन की क्या आवश्यकता है। कई दिन के बाद कहा लॉकडाउन लेट लगाने के बाद बोला इतना स्ट्रिक्ट की क्या आवश्यकता थी। इसी प्रकार के गलत सवाल उठाकर जनता को गुमराह करने का प्रयास किया। सच बात तो यह है कि मोदी जी के इस काम का अगर मूल्यमापन करना हो तो शुरुआत से उठाए गए कदम तथा अन्य देशों से तुलना करना आवश्यक है। WHO ने कोविड-19 एक वैश्विक महामारी है, यह 11 मार्च 2020 को घोषित किया। यह किस प्रकार का वायरस है, वह कितनी हानि कर सकता है, यह दुनिया के किसी भी साइंटिस्ट को पता नहीं था। कोविड-19 एक भयंकर किस्म का संक्रामक रोग होने के कारण संक्रमण नियंत्रित करना यह एक ही उपाय था जिसके लिए लॉकडाउन अनिवार्य था। आज की तारीख में भारत में कोरोना बाधितों की संख्या 90 लाख के घर में जा रही है और लगभग 1,31,000 लोगों की मृत्यु हुई है, जिस वजह से भारत दुनिया भर के कोविड चार्ट में नंबर 2 पर पहुंच गया है और मोदी सरकार इस संकट को काबू में लाने में असफल रही है। ऐसा अपप्रचार हमें बहुत सुनाई दे रहा है, लेकिन हमें वास्तव जानना बहुत जरूरी है। जब हम भारत की अन्य देशों से तुलना करते हैं तो वह कोई कॉमन पैरामीटर्स पर करने की आवश्यकता है। जैसे
देश का भौगोलिक विस्तार, जनसंख्या, जनसंख्या की घनता, नागरिकों की औसत आय, स्वास्थ्य सुविधाओं का दर्जा, सामाजिक स्तर, हर देश के प्रमुखों ने WHO ने जो गाइडलाइंस दी थी वो गाइडलाइंस को किस नजरिए से देखा और वो इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या कदम उठाए, ये सभी बातों को लेकर हमको भारत का इस विषय के बारे में मूल्यमापन करने की आवश्यकता है। विश्व का सबसे बलाढ्य देश अमेरिका, जो कि आर्थिक दृष्टि एवं स्वास्थ्य सुविधाओं में भी सभी से अग्रसर है। भौगोलिक विस्तार में 3 गुना होने के बावजूद अमेरिका की जनसंख्या भारत के मुकाबले केवल 1/4 है। WHO के गाइडलाइंस मानने से अमेरिका के राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप ने इनकार किया, जिस वजह से विश्व की महासत्ता कहलाने वाले इस प्रगत एवं शक्तिशाली राष्ट्र में आज की तारीख में मृत लोगों की संख्या 2.5 लाख से भी अधिक है। भौगोलिक विस्तार में काफी बड़े ब्राजील की जनसंख्या 21 करोड़ 25 लाख है, जो भारत के महज एक राज्य उत्तर प्रदेश के 23 करोड़ से भी कम है। कोविड-19 की जब शुरुआत हुई तब इनके राष्ट्राध्यक्ष ने अन्य बीमारियों की तरह यह एक सामान्य संसर्ग है कहकर लॉकडाउन को अनावश्यक बताया। लगातार बढ़ते संक्रमित और मृत्यु का आंकड़ा देख 1.5 महीने बाद ब्राजील ने लॉकडाउन लगाया। आज इसी देश में मृत्यु का आंकड़ा 1,65,000 से भी आगे निकल चुका है। और एक संपन्न देश ब्रिटेन, जिसने कहा नो लॉकडाउन, उसके बजाय हम नागरिकों की सामूहिक रोग प्रतिकार शक्ति बढ़ाएंगे, लेकिन यह योजना सफल नहीं हुई और मृत्यु का आंकड़ा लगातार बढ़ता दिखा। 2 महीने के बाद अपनी गलती स्वीकार कर ब्रिटेन ने लॉकडाउन का निर्णय लिया। इस ब्रिटेन की आबादी 5.5 करोड़, विस्तार सिर्फ महाराष्ट्र राज्य जितना, जिसमें 14 लाख के आसपास संक्रमित तथा मृत्यु की संख्या 52,000 के ऊपर। संक्रमण के शुरुआती दिनों में चाइना के बाद किसी देश में कोविड ने कहर मचाया हो तो वह था इटली। परिस्थिति की गंभीरता नकारते हुए इस देश के कई राजनेताओं ने खुलेआम हस्तांदोलन करके देश का आर्थिक कारोबार रुकना नहीं चाहिए, ऐसा निर्णय लिया। यह निर्णय इटली पर इतना भारी पड़ा कि एक समय उनके पास मृत नागरिकों को दफनाने के लिए जगह ही नहीं बची। स्वास्थ्य सुविधा में दुनिया में सबसे अग्रसर स्वीडन, जहां के आम आदमी का औसत वार्षिक उत्पन्न लगभग 4-4.5 करोड़ रुपए तक है। हर तरीके से संपन्न इस देश की सरकार तथा टॉप के एपिडेमोलॉजिस्ट ने भी लॉकडाउन को नकारा और इस देश में भी मृत्यु का आंकड़ा 6,000 के आसपास गया है। एक गलत निर्णय लेने के कारण दुनिया के प्रमुख देशों में क्या तबाही मची, यह हमने अभी देखा। दुनिया के कई विशेषज्ञ एवं देश के राजकीय विरोधकों ने इकोनॉमी बचाना लॉकडाउन करने से ज़्यादा जरूरी है, यह फॉल्स नैरेटिव फैलाया। वास्तविक मोदी जी ने सख्त लॉकडाउन देश की सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखकर ही लगाया। जान है तो जहान है, इस लोकोक्ति के अनुसार अगर लॉकडाउन नहीं किया जाता तो अर्थव्यवस्था तो पूर्ण रूप से बिगड़ती ही, साथ ही लोगों के प्राण भी चले जाते। जिन्होंने 2 महीने के बाद 1 महीने के बाद लॉकडाउन लगाया, पहले जाने भी गंवाई। और इसके लिए मुझे याद आता ही है वो कहानी। एक राजा ने एक चोर को सजा दी थी और उसको ऑप्शन दिया, तुम 100 पैच खाओ नहीं तो 100 जूते खाओ। तो ये जो चोर था वो अपने देश के कई विरोधकों के जैसा या पाश्चिमात्य देशों के कई लोगों के जैसा बहुत जरा होशियार आदमी था। तो उसने सोचा जूते खाने से प्याज खाना कभी भी अच्छा है। उसको क्या समझ में आया कि प्याज खाना इतना आसान नहीं होता है। उसने 10, 12, 15 प्याज खाए और इतने प्याज खाने के बाद उसको इतनी परेशानी होने लगी तो उसने राजा को बोला, नहीं नहीं नहीं, ये प्याज खाने का अभी मत करो, इससे अच्छा है कि मैं 100 जूते खाता हूँ। तो 15-20 प्याज खाकर खुद की सेहत को भी खराब किया
और बाद में 100 जूते खाकर मार भी खाया। लेकिन दूरदृष्टि रखने वाले नरेंद्र मोदी जी इस फॉल्स नैरेटिव के ट्रैप में फंसे नहीं। नरेंद्र मोदी ने 22 मार्च को जनता कर्फ्यू घोषित किया, जनता की मानसिक स्थिति तैयार की। मोदी जी के प्रत्येक अनुरोध को, फिर चाहे वह जनता कर्फ्यू हो, 5 मिनट के लिए थाली बजाना हो, मोमबत्ती या दिया जलाना हो, या सख्त लॉकडाउन का पालन करना हो, भारत की जनता ने लॉकडाउन के इस निर्णय में मोदी जी का जमकर साथ दिया, जिससे यह साबित होता है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व पर जनता को पूरा विश्वास था। देश के कई राज्यों में आईसीयू बेड नहीं थे, ना ही अत्यावश्यक सेवा देने वाले दवाखाने और न ही कोविड के लिए प्रशिक्षित वैद्यकीय कर्मचारी। इस प्रकार की न्यूनतम किस्म की स्वास्थ्य सुविधाओं के चलते अगर लॉकडाउन का प्रतिबंध न किया होता तो भारत में अन्य देशों से भी महाभयंकर स्थिति हो सकती थी। मृत्यु का आंकड़ा हमारी सोच के बाहर निकल जाता। कुछ ऐसी ही बात न्यूयॉर्क स्थित विश्व के जाने माने एपिडेमियोलॉजिस्ट डॉक्टर लक्ष्मी नारायण जी ने 21 मार्च को बरखा दत्त को दिए गए इंटरव्यू में कही थी। उनके मुताबिक भारत में जुलाई आखिर तक 3 से 5 करोड़ लोग कोरोना से संक्रमित और लगभग 50 लाख लोगों की मृत्यु की संभावना थी। लेकिन मोदी जी ने लॉकडाउन का निर्णय लेकर और यशस्वी इम्प्लीमेंटेशन करके यह भविष्यवाणी पूरी तरह गलत ठहराई। प्रतिष्ठित कंपनी गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई जी ने भी मोदी जी के निर्णय की बहुत प्रशंसा की। लगभग हर बार मोदी जी के निर्णयों का विरोध करने वाले नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन ने भी कोविड के इस यशस्वी लड़ाई के लिए मोदी जी की तारीफ की। स्ट्रिक्ट लॉकडाउन ये पॉलिसी नहीं है, वो तो एक स्थिति है। और स्ट्रिक्ट लॉकडाउन का फायदा उठाते हुए जैसा कोरोना वायरस की श्रृंखला तोड़ने का काम किया, साथ साथ में भारत जो वैद्यकीय चिकित्सा सुविधा में बहुत ही पीछे था, उसको कोरोना वायरस के लड़ाई के लिए तैयार करने के लिए भी उस अवधि का उपयोग ये लॉकडाउन के समय उन्होंने किया। मैं 2-4 उदाहरण देना चाहता हूँ। जब 24 मार्च को रात को लॉकडाउन लग गया तो जो पीपी किट, N95 मास्क जो आज हर एक के चर्चा में है, हर एक को मालूम है, वो बनाने के कितने फैक्ट्रीज पूरे देश में थे? एक भी फैक्ट्री पूरे देश में नहीं थी। लेकिन मोदी जी का वैशिष्ट्य यह है कि 3 महीने के अंदर उन्होंने इसका डिजाइन तैयार करके फैक्ट्री को परमिशन देके आज की स्थिति में पीपी किट और N95 मास्क हम पूरे विश्व में एक्सपोर्ट कर रहे हैं और भारत में भी उसका उपयोग कर रहे हैं। यही बात वेंटिलेटर की है। आज़ादी को इतने बरस होने के बाद अपने देश में वेंटिलेटर नहीं बनते थे, लेकिन इसी कार्यकाल में मोदी जी ने स्वदेशी लोगों को आह्वान करके वेंटिलेटर बनाने का प्रयास किया और सिर्फ 2.5 लाख में वेंटिलेटर बनाने का काम को प्रारंभ किया। 17 जनवरी तक कोविड की जांच हो पाए ऐसी सिर्फ एक ही लैब महाराष्ट्र के पुणे में थी। 25 मार्च के लॉकडाउन के अमल तक भारत में पूर्ण क्षमता के 100 लैब तैयार थे। ये पूरे लॉकडाउन पीरियड का उपयोग करके नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश में स्वास्थ्य सेवाओं का जाल खड़ा करने का काम किया। नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में देश का आपत्ति व्यवस्थापन दल सक्षम रूप से काम कर रहा था। देश की पुलिस फोर्स, लश्कर, परिवहन कर्मचारी, स्वास्थ्य सेवक, अनाज दुकानदार आदि सभी के सटीक योगदान से यह कठिन समय कुछ हद तक आसान हुआ। इस पूरे कार्यकाल में देश में किसी भी कोने में किसी भी व्यक्ति को अनाज, दवाई तथा अन्य जीवनावश्यक चीज़ों की 1% भी कमी पड़ी नहीं और लाखों लोगों की जानें बच गई। यह मोदी सरकार का सबसे बड़ा यश है। कोविड के इस विपदा को ध्यान में रखकर निम्न उत्पन्न नागरिकों के लिए गरीब कल्याण पैकेज जैसी कई सुविधाएं अमल की गई, जिसमें 42 करोड़ जनता को 68,000 करोड़ रुपए
की सीधी मदद मुहैया कराई गई। 75 करोड़ लोगों को 5 किलो चावल एवं दाल राशन कार्ड द्वारा मुफ्त, 7 करोड़ 43 लाख परिवारों को 6 महीने तक उज्ज्वला गैस मुफ्त, 1 करोड़ 82 लाख मजदूरों को 5,000 रुपये, 8 करोड़ 94 लाख किसानों को 2,000 रुपये, 2 करोड़ 81 लाख वरिष्ठ नागरिक, दिव्यांग और विधवाओं के खाते में 1,000 रुपये, लगभग 20 करोड़ 65 लाख महिलाओं के जनधन खाते पर 30,000 करोड़ रुपये। पीएम केयर फंड के माध्यम से सभी राज्यों को पीपीई किट, वेंटिलेटर से लेकर हजारों करोड़ों की आर्थिक मदद। नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज योजना का 100% अमल करके गरीब लोगों को जीवित रखने का काम भी किया। रोजी रोटी के लिए देश भर की बहुत सारी जनता अपने घरों से अलग अलग राज्यों में और अन्य देशों में बसी है। ऐसे स्थलांतरित वर्ग के लिए मोदी सरकार ने देश में श्रमिक ट्रेन चलाई तथा विदेश में बसे भारतीयों के वापसी के लिए वंदे भारत मिशन के तहत वायु मार्ग से और समुद्र सेतु अभियान द्वारा जल मार्ग से मदद की गई। नरेंद्र मोदी जी का विरोध करने वाले लोकसभा के विपक्ष के नेता श्री अधीर रंजन चौधरी ने भी इस निर्णय पर नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन किया कि पूरे दुनिया में WHO के नियमों का, गाइडलाइंस का 100% पालन कौन से देश ने किया होगा तो भारत ने किया। यह कहकर WHO के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने मोदी जी के व्यवस्थापन की जमकर प्रशंसा की। स्ट्रिक्ट लॉकडाउन के बाद 8 जून को मोदी जी ने अनलॉक 1 की घोषणा कर देश की अर्थव्यवस्था को गति देने का प्रयास किया। कोविड-19 जैसी भयंकर आपदा को अवसर में बदलने का आह्वान तो मोदी जी ने किया ही, लेकिन 20 लाख करोड़ रुपयों के आत्मनिर्भर भारत पैकेज के माध्यम से उसे साकार भी किया। यह पैकेज भारत के जीडीपी के 10% है। आपको ये जानकर आश्चर्य हो जाएगा, 70 बरस में भारत में एक भी टीके का निर्माण नहीं हुआ। पोलियो का टीका होगा और किसी रोग का टीका होगा, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने कोरोना वायरस के खिलाफ काम करते समय इस बात के बारे में भी सोचा और इसके लिए भी एक विशेष कृति दल की स्थापना की, उनको पैसा आवंटित किया और आज देश में सिर्फ एक नहीं बल्कि 3 कंपनियां कोरोना वायरस के खिलाफ टीके का संशोधन कर रही है। यहां तक मोदी जी रुके नहीं, 130 करोड़ भारतवासियों को यह टीका देने की आवश्यकता है। आज के तारीख में भारत सरकार के पास वो टीका किस प्रकार से देना चाहिए, किस पद्धति से देना चाहिए, उसका ब्लूप्रिंट ये सरकार ने राज्यों की मदद से तैयार किया है। बीते 7-8 महीनों में प्रत्येक भारतीय के प्रयास से आज देश में रिकवरी रेट अच्छी है, फैटेलिटी रेट कम है। भारत में जहां प्रति 10 लाख जनसंख्या पर करीब 5,500 लोगों को कोरोना हुआ है, वहीं अमेरिका और ब्राजील जैसे देशों में ये आंकड़ा 25,000 के करीब है। इस कठिन कालखंड में मोदी जी मन की बात, फोन कॉल, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जैसे आधुनिक डिजिटल माध्यम से डॉक्टर्स, नर्सेस, अन्य पैरामेडिकल कर्मचारी, मरीज इन सभी से जुड़े रहे। हेलो। हेलो सर। नमस्ते सिस्टर छाया। थँक यू सर। नमस्ते। कशा आहात? आम्ही ठीक आहे सर। तुम्ही स्वतःची काळजी नीट घेत आहात ना? हो सर। देश का प्रधानमंत्री जब ऐसी छोटी सी परंतु महत्वपूर्ण कृति करता है तो बेशक सभी का मनोबल बढ़ जाता है। कोविड संकट के चलते चाइना ने LAC पर सीमा लांघकर अंदर घुसने का प्रयास किया, लेकिन इतिहास में पहली बार भारत ने उसका मुंह तोड़ जवाब दिया। इस पूरे लॉकडाउन के समय में गृह मंत्री माननीय अमित जी शाह की भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण रही। आपत्ति दल का कुशल प्रशासन करके
उन्होंने लॉकडाउन यशस्वी किया। सारे भारतवासी इस बात के लिए उनके आभारी हैं। महाराष्ट्र के विपक्ष के नेता माननीय देवेंद्र फडणवीस जी पूरे महाराष्ट्र में जनता के बीच जाकर हाल पूछते हुए और उनका सहकार्य करते हुए नजर आए। कोरोना की बाधा होने के बाद भी खुद का इलाज सरकारी अस्पताल में किया और पुनश्च अपना काम जारी रखा। उनके इस भाव और क्रियाशीलता से इस सच्चे जनप्रतिनिधि की प्रतिमा जनता और कार्यकर्ताओं में और भी उभर कर आई है। इसके सिवा अखंडित सेवा देने वाले देश के फ्रंटलाइन वर्कर्स जैसे सफाई कर्मचारी, पुलिस फोर्स, डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, परिवहन कर्मचारी, साथ साथ लाखों स्वयंसेवी संस्थाएं और उनके कार्यकर्ताओं ने अपने जान की परवाह न करते हुए बहुत बड़ा योगदान दिया और देश के 130 करोड़ नागरिकों ने नरेंद्र मोदी जी के इस ऐलान को पूर्ण रूप से प्रतिसाद देकर लॉकडाउन यशस्वी किया। आज दुनिया के अलग अलग देश अपनी आर्थिक स्थिति पटरी पर लाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। उसी समय भारत में अक्टूबर महीने का जीएसटी का कलेक्शन 1 लाख करोड़ के आगे पहुंचा। शेयर मार्केट रोज नई ऊंचाइयां छू रहा है। पूरी दुनिया में भारत आर्थिक रूप से तेजी से आगे बढ़ेगा और आत्मनिर्भर बनेगा, यह विश्वास पैदा हुआ है। कोरोना की लड़ाई अभी तक खत्म नहीं हुई। जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के इस कुशल संगठन और दूरदृष्टि नेतृत्व के वजह से विश्व में उठे हड़कंप की स्थिति से हम भारतवासी तो बच गए। साथ साथ वसुधैव कुटुंबकम इस भूमिका को मानने वाले मोदी जी ने 150 अन्य देशों की बिना शर्त सहायता की। मोदी जी के 56 इंच के सीने का सर्जिकल स्ट्राइक जैसे घटनाओं में हमने अनुभव किया, लेकिन कोरोना के इस लड़ाई में वो भारत के लिए 56 इंच की ढाल बन गई और इस ढाल ने कोविड नामक महासंकट से हमारी रक्षा की। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इस विचारधारा पर चलने वाले इस अद्भुत जनसेवक आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को शत शत नमन।